तो कैसे हो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं आज हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको आज पढ़ाऊंगी। और आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये लेक्चर फर्स्ट है, चैप्टर 1 है, और ये जो पढ़ाने जा रही है उनका नाम सोनी दीदी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो बच्चा, ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक पिक्चर से, जो पिक्चर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, एक सेकेंड बच्चा, व्हाट इज हैपनिंग, सॉरी। हाँ, इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसमें जो चैप्टर का नाम है वो ये बता रहा है कि नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में किस तरीके से आती है। थोड़ा बहुत अगर 9th में पढ़ा होगा और चैप्टर का नाम भी याद हो 9th का, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चैप्टर फर्स्ट था वो भी। ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें हमने फ्रांस के बारे में देखा था कि फ्रांस किस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, किस तरीके से उसे आजादी मिलती है ना। कौन कौन सी लड़ाइयां होती है, कौन कौन सी जो लोग हैं वो परेशानियों का सामना करते हैं उसमें, ठीक है, फ्रांस को आजाद कराने के लिए। तो उसी तरीके से हम इस चैप्टर में पूरे यूरोप के बारे में देखेंगे कि पूरा यूरोप जो है उसको किस तरीके से आजादी मिलती है ना, कैसे वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पूरा देखेंगे। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर एक पेंटिंग से शुरुआत हो रही है इस चैप्टर का, और ये पेंटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो थोड़ा सा हमें ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस पेंटिंग के बारे में जानना होगा कि ये पेंटिंग है क्यों, और इस पेंटिंग को आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज में क्यों डाला गया है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो बच्चा, ये जो पेंटिंग है इसको बनाया था फ्रेडरिक सोडियो साहब ने। फ्रेडरिक सोडियो साहब इसको 1848 में एक पेंटिंग बनाते हैं। हालांकि उन्होंने 4 सीरीज बनाई थी पेंटिंग की, बट आपके सिलेबस में सिर्फ एक के बारे में पढ़ना है जो आपके बुक में दी गई है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भैया 4 सीरीज बनाया उन्होंने पेंटिंग का। अब ऐसा थोड़ी है उस जमाने में सिर्फ एक ही पेंटर रहे होंगे फ्रेडरिक सोडियो साहब, और भी बहुत सारे पेंटर रहे होंगे जिन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई होगी, है ना। बट ये पेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इस चैप्टर में क्यों डाला गया है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो लिंक होगा, है ना। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या उन्होंने इस पेंटिंग के थ्रू हमें बताया, किस किस तरीके की चीजें इस पेंटिंग में है जिसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो पेंटिंग है उसको किसने बनाया था। उनका नाम था फ्रेडरिक चचा। क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक सोडियो, और जिन्होंने 1848 में इस पेंटिंग को बनाया था। ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? हाँ, देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना भूल गई कि आप क्या करो, अपने सामने एक एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ और एक व्हाइट पेपर और एक प्यारा सा पेन लेके बैठ जाओ जो आधे रास्ते में खत्म ना हो, ताकि आप फिर उठ के ना चले जाओ कि मेरा पेन खत्म हो गया, मेरा पेपर खत्म हो गया, मुझे भूख लग गई है। हालांकि मैं ये चैप्टर बहुत छोटा रखूंगी, बीच में आपको भूख नहीं लगेगी, बट फिर भी मतलब बहुत बच्चों की बहुत सारे नखरे होते हैं, है ना। तो आप उन सब नखरों से दूर होके यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ा सा ही टाइम लूंगी, अपना पेशेंस रखो, पेन रखो, पेपर रखो, और जो मैं बता रही हूँ उसको बस सुनो आराम से। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी मजेदार चैप्टर है। मैं एक स्टोरी वाइज स्टोरी की तरह आपको सुनाऊंगी और बस आपको सुनना है,
ठीक है, काफी मजा आएगा। मैं ट्राई करूंगी थोड़ा सा इस चैप्टर में नखरा डालूं, थोड़ा सा एक्टिंग डालूं, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, इसलिए जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ वो करूँ, ठीक है। बट आपको पेशेंसली यहाँ बैठना है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भैया आपको एक पेन लेके बैठना है और एक पेपर लेके बैठना है, ताकि आप अपने लैंग्वेज में शुद्ध शुद्ध भाषा में अपना एक नोट क्रिएट करो, है ना, अपने लैंग्वेज में, अपने हैंड से। मैं इससे पहले बहुत बारी भाषण दे चुकी हूँ कि भैया आपके लिखने से क्या होता है कि आपका जो पॉइंट है वो आपके सब कॉन्शियस तक जाता है, फिर वो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका उसको समझता है कि नहीं भैया ये चीज इंपॉर्टेंट है और इसे मुझे थोड़े टाइम तक रिटेन रखना है। अगर आप उसको सही टाइम पे रिवाइज करते हो तो फिर वो परमानेंट ब्रेन तक पहुंच जाता है। अगर आप उसे रिवाइज नहीं करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको डिलीट करो, है ना। तो क्या करना है आपको, अभी नोट्स बनाना है, फिर जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं भी लास्ट में फटाफट रिवाइज करवाऊंगी, और उसके बाद एक बार आपको आंख बंद करना और धर 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 उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जब आप उसको रिवाइज कर लोगे तो विद इन 7 days और 8 days आपको फिर से एक बार उसको ऐसे एज ए नजर से गो थ्रू कर जाना है, ताकि आपके सबकॉन्शियस को लोग नहीं भैया ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको मुझे रखना है, इसको डिलीट नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको अपना गो थ्रू करना है चैप्टर को, ठीक है। चलो ले लिया पेन पेपर ले लिया, अब बैठ जाओ आराम से अपने हॉट सीट पे, और पानी वानी पी लूं, पेपर वेपर ले लूं, बैठ जाओ, ठीक है। और जो मैं कह रही हूँ बस उतना सुनो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि टॉपिक वाइज चैप्टर को रखूं, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं हो, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी हो, मुझे पता है कि योगी जी और मोदी जी के बाद अगर कोई बिजी है तो वो मेरा बच्चा सा भी है, ठीक है। वो तो मैं आप लोग के इस परेशानी का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी, ठीक है। बट आप भी हमारा ख्याल रखो, हम आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे इस लेक्चर के दौरान, ठीक है। ठीक है, अब सारा कुछ भूल के, सारा कुछ खत्म करके कंसंट्रेट करो कि मैं क्या कह रही हूँ, बस मुझे आराम से सुनो, ठीक है। मैं मानती हूँ मेरी आवाज इतनी सुरीली नहीं है, मैं बहुत गंदा, मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है जो आपको सुरीली लगे, ठीक है। बट कोई नहीं, आप सुन लो, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट है। तो जो फ्रेडरिक सोर्यू चचा थे, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई। हालांकि उन्होंने 4 सीरीज बनाई थी पेंटिंग की, बट एक सीरीज के ही बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। अब बात आती है कि ये पेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी क्यों भैया, थी ना। ये पेंटिंग किस साल में बनाई गई थी, तो 1848 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1848 में बनाई गई थी। अब थोड़ा सा हम चलते हैं 1848 की दौर में। जब आप उस दौर में जाओगे तो देखोगे कि वो दौर ऐसा दौर है जहां पे राजाशाही, तानाशाही, मोनार्की सिस्टम भर भर के कूट कूट के पड़ी हुई है। यानी कि उस टाइम पे ये जो कंट्री है, ये नेशनलिज्म है, ये हर एक नेशन का अपना एक कॉस्ट्यूम है, फ्लैग है, ऐसी कोई भी चीजें उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, उस टाइम पे हुआ करते थी राजा, किंगडम, ठीक है। उस टाइम पे एक किंगडम हुआ करती थी, और उस किंगडम का एक राजा हुआ करता था, और उस राजा का तानाशाही पूरे जगह कूट कूट के भरा हुआ था। मोनार्की सिस्टम थी, मतलब राजा जो कह दिए वो कह दिए। राजा ने अगर कह दिया कि सूट हिम तो सूट हिम, डज नॉट मैटर वो बेचारा दोषी है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, कोई कानून नहीं थी, तो उस टाइम जो थे वो राजा ही माई बाप थे लोगों के लिए, जनता के लिए भी, ठीक है। तो उस टाइम पे फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग बनाई थी, और वो पेंटिंग क्या कहती है उसके बारे में हम आइए देखते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यानी कि वो एक पेंटिंग बनाते हैं और कहते हैं कि एक समय आएगा, एक दौर आएगा कि हमारा जो ये पूरा एरिया है, ये जो पूरा यूरोप है, एक दिन डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होगा। अब आप भली भांति जानते होंगे, 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। कुछ बच्चे पैनिक हो गए होंगे कि बाप रे क्या पढ़ा था मैंने, इसका तो मतलब मुझे पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चा कि एक समय आएगा कि
पीपल का राज होगा। लोग जो है उनके हाथों में उनके साथ क्या होना चाहिए, उनके लिए कौन से लॉ बननी चाहिए, उनके साथ क्या, इट मीन्स कि एक गवर्नमेंट होगी और वो गवर्नमेंट जो है उसको पीपल के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एक समय आएगा जहां पे सोशल रिपब्लिक होगी, यानी कि हर एक इंसान की इक्वलिटी होगी। इट मीन्स कि बाय बर्थ किसी को कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी। जैसे सुपर 30 में हमने देखा था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उसमें कहता है ना क्या नाम है उनका, ऋतिक रोशन, कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसका मतलब आप जन्म अगर राजा के घर में ले लिए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास राजा बनने की कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है ना। आपको राजा बनने के लिए आपके पास वैसी पोटेंशियल भी होनी चाहिए। आप भले ही एक गरीब घर में पैदा लिए हो, बट आपके पास अगर पोटेंशियल है राजा बनने की, तो यू विल बी द किंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि लोगों के लिए इक्वलिटी होगी और लोगों का जो कानून है वो लोगों द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वो उस टाइम इमेजिन कर रहे होते हैं जहाँ पे ये अपने आप में बहुत बड़ा घोर अनर्थ है, पाप है, भगवान स्वयं साक्षात दंड देंगे, ऐसी वाली फीलिंग थी, है ना। तो उस टाइम में ये इमेजिन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जो आपका सेकेंड पॉइंट है वो देखो, पीपल मार्चिंग इन लॉन्ग प्रोसीजर। इट मीन्स अगर आप फिगर को देख रहे होगे तो देख पा रहे हो कि जो लोग हैं वो एक लंबी कतार में लगे हुए हैं, है ना, और मार्च कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, लड़ाई कर रहे हैं, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं उस डेमोक्रेसी को पाने के लिए, है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। वो एक लंबी कतार में खड़े हैं कि हमें भी आगे आना है, हमें भी आना है, हमें भी डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी इक्वलिटी चाहिए भैया। तो इसके लिए वो एक लंबी कतार में लगे हुए हैं। ठीक है, पेइंग होमेज टू स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। अब आप देख पा रहे होगे, देखो फिगर में यहाँ एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, यहाँ एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है जिसको ये श्रद्धा भाव देते हुए आगे की ओर जा रहे हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब यहाँ ये चीज दिखाता है कि जो भी कंट्री, जैसे यहाँ पे ये आपको एक दिख रही है यूएसए, ठीक है, तो जो भी कंट्री इस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुकी है, इट मीन्स कि वो एक आध कंट्री जो है उनको वो डेमोक्रेटिक हो चुकी है, एंड लॉट ऑफ कंट्रीज इज आर देयर इन दिस प्रोसीजर। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो इस प्रोसीजर में लगी हुई है, इस लाइन में लगी हुई है वहां तक पहुंचने के लिए, उन्हें भी डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड, यानी कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब है, ये देखो यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी इंस्टीट्यूशन उनकी, यानी कि उस टाइम में जो राजा हुआ करते थे उनकी अपनी मुकुट हुआ करती थी, उनकी अपनी सिंहासन हुआ करती थी, उनकी अपनी बाजूबंद, उनकी अपनी शूज, है ना, कॉस्ट्यूम, रॉयल कॉस्ट्यूम, है ना। तो वो सारी चीजें जो है वो धरातल में मिल चुकी है, वो सारी चीजें एक दिन ध्वस्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, राख हो जाएंगी, सब टूट जाएंगे। ठीक है, ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो राजा का जितना भी ये पावर वाली चीजें है ना, उनकी फ्लैग में भी उनकी रॉयल्टी हुआ करती थी, वो फ्लैग भी जो है वो उनके पावर को दर्शाती थी, तो वो सारी चीजें एक दिन जो है वो ध्वस्त हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी, है ना। तो वो ये इमेजिन कर रहे हैं अपनी पेंटिंग में। ये बिल्कुल एक यूटोपियन विजन के तरह एक विजन है। अब यूटोपियन विजन का मतलब क्या होता है बच्चा, वैसा विजन जो बिल्कुल मतलब उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, वो एकदम काल्पनिक दुनिया की तरह है। मतलब वो एक जैसे होता है ना कि इंसान सपने में बहुत कुछ सोचता है, जो एकदम ऐसा फील भी आता है कभी कभी कि यार ये पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल वो उसको अच्छा लगता है कि यार ऐसा होगा वैसा होगा, और पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं होगा, बट स्टिल उनको वो कल्पना करना उनको अच्छा लगता है, ड्रीमी लाइफ,
है ना। तो वो बिल्कुल ऐसा कि इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो इस तरीके का विजन था कुछ। क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे राजाओं का राज शाही कूट कूट के भरा हो, उस टाइम पे ये थॉट अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो इसलिए इस पेंटिंग को यूटोपियन विजन भी नाम दिया गया, है ना। ये जो विजन है उसको यूटोपियन विजन कहा गया। नेशन रिप्रेजेंटेड बाय फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। बोला जा रहा है कि ये जो अब कैसे पहचान रहे हो कि भैया ये यूएसए है, ये जर्मनी है, ये स्विट्जरलैंड है, ये फ्रांस है, अब कैसे पहचान रहे हो, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं। उस टाइम तो किंगडम है, वहां के राजा है, तो कैसे पहचानोगे आप कि हाँ भैया ये इंडिया है, ये जर्मनी है, ये पाकिस्तान है, वॉट एवर। तो उनकी अपनी अपनी फ्लैग होंगी, है ना। वो बता रहे हैं कि ऐसा होगा कि उनका अपना फ्लैग होगा, अपना कॉस्ट्यूम होगा। जो इंडियन फोर्स है उनका अपना कॉस्ट्यूम है, जो यूएसए के फोर्सेस हैं उनका अपना कॉस्ट्यूम है। तो हर किसी का अपना एक कॉस्ट्यूम और वेल ड्रेस्ड होंगे वो, उनकी अपनी फ्लैग होंगी। तो सोचो उस टाइम में ये सारी चीजें सोच रहे हैं, है ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो वो कह रहे हैं कि वो नेशन जो है वो उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा फ्लैग। अब उस टाइम में राजा के टाइम पे क्या हुआ करते थे, उनके टाइम में भी फ्लैग थी, बट उनकी फ्लैग किस चीज को दर्शाती थी, वो उनके पावर को दर्शाती थी, है ना। और उस अब जो फ्लैग होंगी वो क्या होंगी, वो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करेगी, वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो वो उस टाइम का उनका विजन अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें आपको ये बता रहा है कि देखो यूएसए और स्विट्जरलैंड कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनको भैया आजादी मिल चुकी है, वो डेमोक्रेटिक हो चुके हैं। और जो ये फ्रांस है बाबा, इनको देखो ये अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं हमारे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास। क्योंकि जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो कब हुआ था, 1789 में हुआ था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा। तो 1789 और इनका जो पेंटिंग है वो 1840, तो कुछ टाइम अभी जस्ट ही जो है उनको अभी डेमोक्रेसी मिली है, ऐसा ये फ्लैग के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि भैया फ्रांस जो है उनको अभी अभी मिली, और बीच पीछे से ये बेचारे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और लोम्बार्डी, ये सारी कंट्रीज जो है पीछे पीछे वो भी लगी हुई है, ठीक है। अगला है हमारा ये क्राइस्ट, और ये जो संत लोग हैं, सेंट हैं, वो भी गेज कर रहे हैं, मतलब वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि वाह बहुत खुश हैं हम। ये जो पाप था, वो जो घोर अनर्थ था, वो जो राजाओं का शासन था, वो जो राजाओं का तानाशाही था, जो मेरे बच्चे, जो 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 पीपल है, उनका पेन देख के उनको भी बहुत बहुत पेन होता था। तो वो आज उनकी खुशी देख के आज भगवान भी बहुत खुश है। आज आज जो वहाँ के क्राइस्ट है, या फिर जो भी परी है, या फिर जो भी जिस भी भगवान को, जैसे हम भगवान को मानते हैं, कोई क्राइस्ट को मानता है, कोई हर धर्म का अलग अलग एक फेथ है, अलग अलग नाम है गॉड का। तो वो सारे भगवान जो है वो आज बहुत खुश है, वो भी काफी प्रसन्न है इस सारी चीजों को देख के कि आज मेरा बच्चा, है ना, आज, क्योंकि भगवान की नजर में तो हर कोई बराबर है ना। अगर भगवान वो जो भी किंग थे, या फिर जो भी नॉर्मल पीपल, आम लोग थे, है ना, जनरल पीपल थे, तो भले ही यहाँ पे आके वो एक क्लास बन गया था, बट उनकी नजर में तो हर कोई बराबर है भगवान की नजर में, है ना। तो आज वो भी खुश हैं, आज बड़े प्रसन्न हैं, आज जश्न मन रहा है, इंद्रलोक में जश्न मनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, बस ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। चलो ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं, ठीक है। इसी चीज को वापस से रिवाइज करते हैं फटाफट, आंख बंद करोगे। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें नहीं डाली है, मैंने पहले ही बोला था कि आज जो लेक्चर होगा उसको मैंने बहुत छोटा सा रखा है। मैं कोशिश करूंगी कि ये जो हमारा चैप्टर है उसको मैं 2 चैप्टर और 2 लेक्चर और लूंगी, ठीक है। और एक लास्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं क्वेश्चंस का गेम खेलूंगी, ठीक है, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे हम लोग, ठीक है। और जो भी आंसर आप डालोगे उसके बाद आपको आपको इनाम मिलेंगी, और वो इनाम आपको अमिताभ बच्चन खुद से देंगे। ठीक है, तो एक बार इसको गो थ्रू करते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बातचीत करके और मैं यहाँ से विराम लेना चाहूंगी आप लोग से।
फिर जल्दी मिलेंगे हम लोग, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तो चलो ठीक है, क्या देखा हमने कि भैया ये एक पेंटिंग है जिसको किसने बनाया था, फेडरिक सोरियो ने बनाया था। किसने बनाया था, फेडरिक सोरियो ने बनाया था। मेरे साथ फटाफट रिवाइज करो, किसने बनाया था, फेडरिक सोरियो ने बनाया था। फेडरिक सोरियो ने कब बनाया था, 1848 में बनाया था। कब बनाया था, 1848 में बनाया था। अब भैया बात यहाँ ये उठती है कि ये पेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारी पेंटिंग है उस टाइम में, तो बहुत बड़े बड़े और भी पेंटर हैं, बट व्हाई दिस पेंटिंग इज इम्पोर्टेंट है, और इस चैप्टर में हमने क्यों सबसे पहले इसको डाला, कुछ तो लिंक होगा। तो हाँ बिल्कुल है। तो हमने देखा कि जो 1848 का जो दौर है, थोड़ा सा हमने क्लास 9th की ओर बढ़े, और उसमें हमने देखा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा हुआ था, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो समय था वो उस टाइम में जो है वो भर भर के राजाशाही और किंगडम वाली दौर थी, जिसमें मोनार्क सिस्टम थी, किसी भी तरीके की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वाली चीजें दूर दूर तक नहीं थी। और उस टाइम में इस पेंटिंग को दिखाना और बताना कि हाँ एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा भी जो यूरोप है वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बनेगा। और इस तरीके से उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसमें उन्होंने एक मार्च दिखाया कि किस तरीके से एक जो लोग हैं वो एक मार्च के थ्रू आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उसमें एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई जो हमारी आजादी का प्रतीक है, और उसको होमेज देते हुए, एक श्रद्धांजलि देते हुए लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जिसने भी वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर लिया है वो आजाद हो चुके हैं, जैसे कि हमने देखा यूएसए और स्विट्जरलैंड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और जो फ्रांस है उसको अभी अभी भैया आजादी मिली है, ठीक है। फिर देखा हमने कि जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है वो धरातल में मिट चुकी है। इट मीन्स कि उनकी मुकुट, बाजूबंद, सूज, वॉट एवर दैट इज दी साइन ऑफ पावर, है ना, जो भी उनके पावर का साइन था, किंग के पावर का साइन था, वो सब धरातल में मिट चुकी है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम, तो हमने देखा, क्या देखा हमने, बस यही चीजें हमने देखी। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज की यूटोपियन विजन, इसे इस पेंटिंग को नाम दिया गया, क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम ड्रीमी लाइफ की तरह था, ये बिल्कुल एकदम इम्पॉसिबल जैसा था, ठीक है। ये कुछ ऐसा था कि ये कभी हकीकत हो ही नहीं सकता है। तो इस वजह से इसको एक यूटोपियन विजन दिया गया कि भैया अपना एक हम जब कंट्री, क्योंकि कंट्री और नेशनल वाली कोई सिस्टम नहीं थी, तो वो किस लिए हुआ, क्योंकि उसकी अपनी एक फ्लैग होंगी, है ना, अपना उसका एक कॉस्ट्यूम होगा। तो इसलिए इसको एक यूटोपियन विजन भी कहा गया कि भैया जहाँ राजा की राजशाही से लोग परेशान हैं, वहां इस तरीके की कुछ सिस्टम होंगी। तो भैया ये तो एकदम काल्पनिक ये इमेज दिख रही है, तो इसलिए इसको यूटोपियन विजन भी कहा गया। बस आज आपको इतना ही पढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। मैंने ज्यादा ये आपके दिमाग में वो मिसमैच ना हो जाए, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया है कि पहले मैं ये देखा, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा उसमें हम अब स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। अभी ये चीजें देख ली कि क्या क्या, अब ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा ये इमेज देख लिया, अब इस इमेज में जो कुछ भी उन्होंने देखा है ये काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन था उनका, कि उस टाइम में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा देश ऐसा होगा। तो इसी मैनिफेस्टेशन, कैसे ये एक मैनिफेस्टेशन एक सच में बदलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे इस चैप्टर में, जो हम आगे देखेंगे। और दैट्स व्हाई दिस फिगर इज इम्पोर्टेंट इन फर्स्ट पे, और इसी वजह से ये फिगर इम्पोर्टेंट है हमारे पहले पेज में, है ना, इसीलिए पहले पेज में आपको ये फिगर दिखाया गया है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में डिटेल में, हर एक चीज देखेंगे, पूरी लाइन बाय लाइन देखेंगे। और फिर से मैं वही कहूंगी कि जब भी आप मेरे से पढ़ो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी आपको समझ में आएंगी, फिर क्वेश्चन आंसर करो, वो भी आपको समझ में आएंगे। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस किया है, और या तो फिर मेरे समझाने का तरीका भी गलत हो सकता है, बट मुझे वैसा फील नहीं हो रहा है कि मुझे नहीं होता ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना 100% देती हूँ। तो आप पेशेंस बनाए रखो, हो सकता है कि आप जब सुन रहे होते हो तो कभी कभी कंसेंट्रेशन इधर उधर हो जाए, या फिर आपके दिमाग में कुछ और थॉट आने लगे, तो आप कुछ पॉइंट मिस कर देते हो, तो फिर उसको दोबारा जाके सुनो, ठीक है। और अगर आप सुन रहे हो तो आपका 100% कवर हो जाएगा एनसीईआरटी, एंड आई एम डैम श्योर कि आप इजिली उस चीज को कवर अप कर पाओगे, ठीक है। पढ़ते रहो,
मैं ये बोलूंगी कि जब कल में आपका लेक्चर आएगा तो उससे पहले आप एक बार एक रीड करके आना, ठीक है? बस रीड करके आना। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में आए और बहुत सारे बच्चों को कुछ समझ में नहीं लगे कि यार क्या पढ़ रही हूँ, बहुत बोर हो रहा है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। बट कोई बात नहीं, आप बोर हो ना, बट एक बार रीड करके आना। मैं उसको जब एक्सप्लेन कर रही होंगी तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना? जब आप एक बार रीड करके आओगे और उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग डालोगे एनसीईआरटी का, तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर वो हो जाएगा, ठीक है? तो आप बस एक बार रीड करके आना, ठीक है? और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन जाएगा पेंशन लेने, नवरत्न कूल ठंड नहीं लगाना है, बहुत गंदा स्मेल करता है। बाय।